हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। इस वक्त शाम के शायद 4:30 के आसपास का टाइम है। और जिस भी वक्त आप मेरा ये वीडियो सुने, अपने मन से अपने आप को कह लेना जो भी आपको कहना हो। आज मार्केट क्लोजिंग अगर आज मार्केट की क्लोजिंग 19,600 के ऊपर होती तो मैं आज ही बाइंग कर लेती, लेकिन आज 19,500 के आसपास निफ्टी क्लोज हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक भी निफ्टी थोड़ा वीक रहेगा। वही जो मैं आपको लास्ट कुछ दिन से 3-4 दिन से कहते आ रही हूँ कि निफ्टी थोड़ा वीक है, लगभग 10-12 अगस्त 15 अगस्त तक। तो इसी वजह से मैं अपनी नेक्स्ट बाइंग के लिए थोड़ा सा रुक गई हूँ, क्योंकि ये प्राइसेस मुझे अभी यहीं कहीं मिल जाएंगे। हो सकता है थोड़ा और अट्रैक्टिव प्राइस पे मैं एंट्री कर पाऊँ, तो इसलिए मैं रुक गई हूँ। और इसी वजह से मैंने एंट्री भी नहीं की थी। और आज मैं शुरू करती हूँ। एक क्वेरी आई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेरी लगी, इसलिए मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने का सोचा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीजें अपने क्वेश्चंस में एड्रेस कर रखी हैं। फार्मिंग लाइफ नाम से, मुझे नहीं पता इनका नाम क्या है, इनकी क्वेरी है ये। और इनको मेरे बहुत सारे पॉइंट्स गलत लगे हैं, तो आई एक्सेप्ट। लेकिन जो भी इनकी क्वेरी थी ना, वो क्वेरी देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी जो एज है ना, वो 45 से 60 एज ग्रुप के ये लगते हैं, लग सकती है। मैं ये नहीं कह रही जो मैं बोल रही हूँ वो थॉट सबको अच्छे लगे। आज मोदी जी भी बोलते हैं ना, तो फिर क्या होता है ना कि 60% लोगों को उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, 20% लोगों को थोड़ी कम अच्छी लगती हैं, 10% लोग ऐसे भी हैं जिनको उनकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो अकॉर्डिंगली, मतलब जिसको जैसा लग सकता है वो लग सकता है, इट्स ओके। वैसे एक एक इसी एज ग्रुप के पर्सन से मैं अभी थोड़े दिन पहले और भिड़ी थी, जो 60 प्लस एज ग्रुप के थे। अक्सर जो बड़े लोग हैं ना, जो मेरे से ऊपर वाली जनरेशन के लोग हैं, उनको मेरे थॉट्स पसंद नहीं आते। तो ये उसी एज ग्रुप के हैं शायद। तो वो जो 60 प्लस वाले अंकल थे ना, तो उनसे मैं महिंद्रा के शेयर पे मेरी एक ऐसी बात हो रही थी। उनको किसी से मेरा रेफरेंस मिला था, और फिर उनका बहुत क्यूरियस होके मेरे पास कॉल आया था कि आप शेयर मार्केट को डील करते हैं, ये वो कैसे काम करते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो मैं उनको बताई जा रही थी जो जो मुझे लगता है, जो जो मैं करती हूँ, जैसे मैं करती हूँ। तो मेरी सारी बातें सुनने के बाद में एकदम एक सिरे से उन्होंने वही कि आपकी एज बहुत कम है, आपको अभी कुछ नहीं पता है। मैंने अभी तक शेयर मार्केट में 20 बुक्स पढ़ ली हैं, और मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ। बड़े लोगों में ना क्या आदत होती है, वो दूसरे की सुनने से ज्यादा अपनी बातें बताने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उन्हीं को सबसे ज्यादा पता है। तो वो जल्दी से किसी अपने से कम एज वाले ग्रुप वाले को ज्यादा सुनना नहीं चाहते। तो एनीवेज, तो हमारी महिंद्रा एंड महिंद्रा पे शर्त लगी थी, मतलब ये सितंबर 2022 की बात है शायद। महिंद्रा का शेयर 1,000 के आसपास था, और मैंने मतलब वो कहने लगे कि अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है अपनी सारी चीजों पे, अपनी सारी मतलब कंपनीज पे, तो फिर उन्होंने बोला कि तुमको क्या लगता है महिंद्रा कैसा जाएगा। मैंने कहा सर, मुझे तो लगता है कि दिसंबर 2022 के बाद महिंद्रा का प्राइस कम से कम 1200 से 1300 रुपए पे ट्रेड करेगा। उस वक्त महिंद्रा शायद 1000 के आसपास था। लेकिन उनका कहना था कि नहीं नहीं, उनके टेक्निकल एनालिसिस और जो उन्होंने 20 बुक्स पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग उनको लग रहा था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर 600 रुपए पे जाना चाहिए, जो उनको लगता था। मैंने कहा सर, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ जितना बुरा होना था वो हो चुका, और मुझे जो इसका फ्यूचर दिखाई दे रहा है, वो महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर दिसंबर 2023 तक 1800 रुपए के टारगेट के साथ। और मैं किसी को टारगेट यार बाइंग वाइंग मत कर लेना, अभी देखो बहुत हाई प्राइसेस चल रहे हैं अभी महिंद्रा के। आप लोग, मैं बोलती हूँ, मैं एग्जांपल देती हूँ, आप लोग तुरंत जाकर अगले दिन बाई कर लेते हो। मैं जस्ट एक बात बता रही हूँ कि मैंने उस वक्त उनसे महिंद्रा के शेयर पे ये बोला था कि मुझे तो दिसंबर 2023 तक का महिंद्रा का टारगेट 1800 रुपए लग रहा है कम से कम। उस वक्त महिंद्रा का प्राइस 1000 रुपए के आसपास हुआ करता था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं। तो फाइनली फिर ये हुआ कि जब जनवरी में मैंने उन अंकल को कॉल किया, तो उसके बाद से वो अंकल मेरा कॉल नहीं उठाते, क्योंकि महिंद्रा का प्राइस लगातार उसके बाद 1200-1300 से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। महिंद्रा 600 रुपए पे तो नहीं गया। तो एनीवेज, तो ये शायद उसी तरह के अंकल हो सकते हैं जिनको मेरी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और मेरी सारी बातें गलत लगती हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि केवल 2 महीने का खर्च सेविंग्स में रखना और बाकी शेयर्स में लगाना सही नहीं है। तो सर, हो सकता है आपके हिसाब से सही ना हो,
तो सर मैं ऐसा ही करती हूँ, और लेकिन मैं किसी को करने की सलाह नहीं देती। आप लोग अपने सारी चीजें देख लो, आपके पास क्या कैश है, क्या प्रॉपर्टी है, किस तरह का आपका सारा सेटअप है। मेरा जो भी सेटअप है उसके साथ में मुझे ऐसा लगता है कि सेविंग अकाउंट में सिर्फ 2 महीने का खर्चा होना चाहिए। जो मेरे मेंटोर थे उनका भी सेम था कि उनके पास भी सेविंग अकाउंट में 2-3 महीने का खर्चा हुआ करता था। इसके अलावा उनकी एक जो पेंशन आती थी, मतलब वो रिटायर्ड एक्सीएन थे, और भी मतलब वो काफी पैसे वाले थे, तो उनकी जो पेंशन आया करती थी वो उससे उनका थोड़ा सिक्योरिटी रहा करती थी, और वो बहुत सारे और भी छोटे छोटे काम किया करते थे। लेकिन वो मैक्सिमम जो उनके घर का 95% कैश होता था वो शेयर मार्केट में लगा के रखते थे। यही चीज उन्होंने मुझे सिखाई थी, मैं यही फॉलो करती हूँ। मैं किसी को फॉलो करने की सलाह नहीं दे रही, मैं वो बता रही हूँ जो मैं करती हूँ और मैंने किया है, और मेरे मेंटोर भी किया करते थे। नेक्स्ट ये कहते हैं कि 2008 का क्रैश क्या मुझे याद है। उस वक्त सारे शेयर्स गिरे थे एक तरफ से, और सारे शेयर्स को उभरने में 5 साल लग गए थे। तो सर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी, आज इंडियन इकोनॉमी 2023 में 2008 वाली कंडीशन नहीं है। आज लोगों के हाथ में बहुत पैसा है। आज इंडिया का 50% जनसंख्या यूथ है, कमाने वाली है, उसके हाथ में कैश है, उसके हाथ में पैसा है, और सबसे ज्यादा वो अट्रैक्टेड है ना, तो वो शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए है। आज वो टाइम नहीं है कि अगर अच्छी अच्छी कंपनीज के शेयर इतने ह्यूज डिस्काउंट पे चले जाएंगे तो वो 5-5 साल तक उनको कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा। नहीं, मैं तो कहती हूँ कि काश एक बार 2008 की तरह का क्राइसिस आए कि सारे के सारे शेयर टूट टूट के 50% पे चले जाएं। मैं सब बेचने के लिए, वैसे तो मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं, मैं अपना गहना बेच के लगा दूंगी शेयर में। अगर 2008 क्राइसिस जैसा मार्केट एक बार मेरी लाइफ टाइम में कभी भी आ जाएगा ना, उस दिन मैं अपना सारा गहना बेच दूंगी, मेरे पास जितना भी है। मैं अपने एंट्रीज और अपनी कंपनीज को लेके इतना श्योर रहती हूँ सर। मैं किसी को भी ऐसा करने की सलाह नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आपको मतलब 2008 तो बहुत दूर है, अगर आपने कोविड क्रैश देखा हो जो 2020 में हुआ था, अपना मार्च 2020 में, 1.5 महीने तक मार्केट में बहुत गंदा वाला क्रैश आया था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कोविड क्या है, कोविड के बाद कौन जिंदा रहेगा, कौन मरेगा, दुनिया का क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन बावजूद इसके पूरा शेयर मार्केट 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर जितनी तेजी से रिकवर किया था ना, तो वो सबूत है कि अब इंडियन शेयर मार्केट की वो हालत नहीं है, अब इंडियन इकोनॉमी की वो हालत नहीं है। 2008 में कोई भी रिटेलर पैसा लगाना नहीं चाहता था, लेकिन आज मैं कह दूं ना कि भाई रिलायंस का शेयर 600 रुपए में और 800 रुपए में मिल रहा है, तो दुनिया भाग भाग के खरीद लेगी, दुनिया अपने घर बेच के खरीद लेगी रिलायंस का शेयर। आज की डेट में वो हालत है। यूथ के हाथ में पैसा है, लोग कमा रहे हैं, मिडिल क्लास के हाथ में पैसा है, और सबसे बड़ी बात, शेयर मार्केट की तरफ लोगों का भरोसा है। और खास करके जो यूथ है, जो कमाने वाला यूथ है, जो 25 से 40 साल एज ग्रुप का है, उसका इस वक्त फेवरेट काम बन चुका है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग। जरा सा क्रैश आए तो सही, देखो सर कितनी जबरदस्त तरीके से इंडियन शेयर मार्केट दोबारा से रिबाउंड करेगा, ठीक है। और सर रही बात खाने खर्चे की, अगर क्रैश आता है और मेरे शेयर डूब जाते हैं और खाना खर्चा कैसे चलेगा, तो उसके लिए सर, और उनकी सैलरी भी तो है। मैं बार बार कहती हूँ आपको कि अगर आप पेयर हैं, दो दो जने हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ है, तो कोशिश कीजिए उन दोनों में से किसी एक की सैलरीड इनकम हो। आप शेयर मार्केट में अगर बेस्ट रिटर्न चाहते हैं ना, और सुकून के साथ चाहते हैं, तो उसमें कोशिश कीजिए कि आप में से एक कोई भी पर्सन, मैं ये नहीं कह रही कि दोनों, अगर दोनों पर्सन सैलरीड इनकम वाले हैं तो बहुत ही बेस्ट बात है, लेकिन दोनों में से एटलीस्ट एक पर्सन सैलरीड इनकम वाला होगा, जिससे आपको हर महीने कैश आने की चिंता नहीं रहेगी। तो हमारे केस में मैं घर में रहती हूँ, मैं शेयर मार्केट करती हूँ, और जो अरुण है वो जॉब करते हैं, जिससे मेरे घर में हर महीने की 1 तारीख को एक निश्चित अमाउंट ऑफ कैश आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास सिर्फ वो 2 ही महीने का सेविंग्स में कैश रहता है, वो हर महीने की 1 तारीख को बढ़ता रहता है। वो जब भी सरप्लस हो जाता है तो मैं उसको उठा के दोबारा से अपने शेयर मार्केट में लगा देती हूँ। नेक्स्ट ये कहते हैं कि कुछ पैसा सेफ जगह भी पार्क करना चाहिए। तो सर मुझे लगता है कि आज की डेट में सबसे सेफेस्ट जो अगर पार्क करने के एवेन्यूज है ना, वो अच्छी अच्छी कंपनीज के शेयर हैं। ये मेरे पर्सनल थॉट्स हैं,
मैं किसी को भी कुछ भी नहीं कह रही हूँ। आपका 75 बार मन करे, 75 बार आपको अट्रैक्शन होना, तो आप शेयर मार्केट में लगाओ। मुझे तो टाटा की, अडानी नहीं, टाटा की, अंबानी की, हिंदुजा ग्रुप की और आदित्य बिरला ग्रुप की, इन सब जिन जिन कंपनीज में मैं इन्वेस्टेड हूं ना, मुझे तो ये मेरी कंपनीज के शेयर सेफेस्ट प्लेस लगते हैं। मुझे मेरा अमाउंट इनसे ज्यादा सेफ कहीं नहीं लगता। आप अगर गलत स्क्रिप्ट में, गलत तरह के स्टॉक्स में, गलत तरह की कंपनीज में निवेश करते हैं और बाद में धोखा खाते हैं और आपको लगता है कि शेयर मार्केट में धोखा है, तो वो जस्ट आपकी अपनी अपनी मतलब जो गलत डिसीजंस होते हैं ना, वो उसकी वजह वो है। मैं तो बार बार कहती हूँ कि अच्छे बिजनेसमैन की उंगली पकड़ो, आप सुखी रहोगे और सबसे ज्यादा ग्रोथ करोगे। के शेयर भी डूब गए, मतलब टाटा के शेयर भी डूब गए और महिंद्रा के शेयर भी डूब गए और रिलायंस के शेयर भी डूब गए और आदित्य बिरला ग्रुप के शेयर भी डूब गए, तो मैं कहती हूँ सर फिर तो मैं डूबने के लिए तैयार हूं। अगर इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन जिसपे आज इंडियन इकोनॉमी खड़ी है, आज देश की इकोनॉमी सस्टेन ही नहीं कर सकती, अगर ये बिजनेसमैन सस्टेन नहीं करेंगे इंडियन इकोनॉमी में, तो इंडिया की इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकती। ये इतने बड़े टाइगर्स हैं, तो अगर मैं इतने बड़े बड़े लोगों के साथ इनके शेयर्स में इन्वेस्टेड हूं, तो मुझे डर नहीं लगता। मतलब अगर ये लोग डूबने को तैयार हैं, तो फिर मेरी क्या औकात है सर। कहाँ इन लोगों की 10-10 लाख करोड़ की कंपनियां हैं, 2-2 लाख करोड़ की कंपनियां हैं, और अगर वो डूबने को तैयार हैं, तो मेरे 40-50 लाख की क्या औकात है सर। मैं डूबने के लिए तैयार हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडिया में, मैं अपने स्क्रिप्ट्स के नाम बताते जाऊंगी आपको, कि इंडिगो एयरलाइंस जो आज की डेट में 60% इंडियन जो उड़ रहा है, जो प्लेन के टिकट खरीद रहा है, वो उसका 60% हिस्सा केवल एक इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो के प्लेन्स जो आप जिसकी टिकट खरीद रहे हो, अगर आपको लगता है कि ये वाली कंपनी डूब जाएगी, तो अगर इतनी बड़ी कंपनी डूबने को तैयार है, तो मैं उसमें लगाया हुआ पैसा डुबाने को तैयार हूं सर। इतना रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, इतने बड़े बड़े जाइंट्स, डूबना और डुबाना मजाक बात नहीं है। आप बस कोशिश किया करो, जिन भी बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हो उन बिजनेसेस को अच्छे से देख परख के अपना पैसा वहां लगाओ। लगता है ऐसा कि वो बिजनेसेस अगले 50 साल तक भी सेफ हैं, केवल तभी आप उनमें पैसा लगाओ। अगर आपको लगता है कि वो बिजनेस का 2 साल बाद भी भरोसा नहीं है, सर पतंजलि में पैसा लगा रखा है, पता है कि बाबा जी जब तक जिंदा हैं एटलीस्ट तब तक तो पतंजलि का मेरे शेयर को कोई नुकसान नहीं है। रिलायंस में पैसा लगाया हुआ था, हालांकि अभी मैंने उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी 2820 रुपए पे मैंने अभी उसमें लेटेस्ट अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी है। प्रॉफिट बुकिंग करनी जरूरी है, वो एक अलग बात है, लेकिन एक बात बता रही हूँ, अगर आपको लगता है कि देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज डूब जाएगी, तो मैं उनसे पहले डूबने को तैयार हूँ, ठीक है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतने बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस का साथ आप पकड़ के रखोगे ना, नींद भी अच्छी आएगी, डर भी नहीं लगेगा और हमेशा ग्रोथ करोगे। नेक्स्ट ये कहते हैं कि अगर आपका पोर्टफोलियो 30% लॉस पे चला जाए और 4 साल तक वेट करना पड़े, तो आप क्या करोगी। तो सर उसी सिचुएशन को टालने के लिए ना, मैं एंट्री करने से पहले 1000 बार सोचती हूँ, 100 पैरामीटर्स पे अपनी उन कंपनीज को नाप तोल कर देखती हूँ, 2-3 महीने उस कंपनी के सारी न्यूज पे, उसकी चाल पे, हर चीज पे बहुत तेजी से नजर रखती हूँ। यही वजह है कि मेरी कंपनीज यूजुअली मुझे धोखा नहीं देती। मैं ये नहीं कह रही कि 10 में से 10 स्क्रिप्ट्स में मुझे फायदा होता है, लेकिन हाँ ये कह सकती हूँ कि 10 में से 9 स्क्रिप्ट्स, 10 में से कम 9 कंपनीज में मुझे धोखा नहीं होता, क्योंकि मैं उनके बिजनेस को अच्छे से देख के फिर एंटर करती हूँ। और आजकल की जो लेटेस्ट एंट्री है, जब से मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी है यूपीपीसीएस वाली, उसके बाद से तो मेरी कोई एंट्री ऐसी है ही नहीं जिसने मुझे प्रॉफिट ना कराया हो, या कोई भी ऐसी एंट्री है ही नहीं जो नुकसान में पड़ी हो आज की डेट में। मैं आपको एक सेपरेट उसमें वीडियो में बताऊंगी कि मेरे पोर्टफोलियो की सिचुएशन की मैंने कहाँ कहाँ पे एंट्री की है और आज की डेट में वो सारे शेयर्स कहाँ खड़े हुए हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। यूजुअली 30% लॉस पे तो जाना सर बहुत बहुत ही दूर की बात है, ठीक है। अब जो मैं रिसेंट जो काम कर रही हूँ लगभग पिछले 1 साल भर से, वो मेरा ये हालत रहती है कि मैं जब उस शेयर में चाल आने वाली होती है ना, तो लगभग 5 से 10% के आसपास जब वो शेयर में चाल, देखो हर शेयर में क्या होता है ना, चाल आती है, फिर चाल आने के बाद, पीक आने के बाद वो शेयर थोड़ा सा रुकता है, रेस्ट करता है 1 साल 2 साल, अकॉर्डिंगली उस सेक्टर में क्या दिक्कत रहती है उसके अकॉर्डिंग वो रेस्ट करता है 1 साल 2 साल।
तो वो जब चाल आती है ना, तो उस चाल को मैं पकड़ने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। उस चाल को ही के किसी 5 से 10%, जैसे कि चाल आई, अगर किसी शेयर में 100 रुपए की चाल आई, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो उसमें मेरी कोशिश रहती है कि उस चाल आते ही 5 से 10% पे मैं एंट्री कर लूं और 90 से 95% पे मैं एग्जिट कर लूं। मेरे मेंटोर हमेशा कहा करते थे कि आप शेयर मार्केट में कभी भी इतने ज्यादा लकी नहीं हो सकते कि आप 0% पे एंट्री करें और 100% पे प्रॉफिट बुक करें। तो वही मेरी फिलॉसफी भी रहती है। मैं खुश रहती हूँ कि 5-10% पे एंट्री कर लेती हूँ और 90-95% पे मैं एग्जिट कर लेती हूँ, ठीक है। तो इसके चलते क्या होता है ना कि मेरे जो उस शेयर की, जो उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की जो चाल होती है, जो जो ये ऊपर जाने वाला जो पीरियड होता है ना, इसमें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसमें इन्वेस्टेड रहूं, उसमें रहूं। और उसके बाद डिपेंड करता है वो किस तरह की कंपनी है। अगर थोड़ा लॉन्ग ऐसे प्रॉब्लम लगती है तो मैं फिर उस कंपनी को छोड़ दे, मतलब उस कंपनी से प्रॉफिट बुक कर लेती हूँ। और लगता है कि नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, टेम्परेरी, ये शेयर थोड़ी बहुत दिनों में ऊपर आ जाएगा, तो मैं उस शेयर को होल्ड भी कर लेती हूँ। वो अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी चेंज होती रहती है, ये डिपेंड करता है शेयर टू शेयर, ठीक है। और हाँ, ये 30% पोर्टफोलियो लॉस में चला जाए और 4 साल तक वेट करना पड़े, तो सर ये बिल्कुल उस तरह की बात है कि मेरे सर पे आके छत गिर जाए तो मैं क्या करूंगी। तो सर मैं इस तरह के बेकार की बातों में अपना समय जाया नहीं करती कि मेरे को 30% का लॉस हो जाए और 4 साल तक वेट करना पड़े। मैं कोशिश करती हूँ, मैं एंट्री करने से पहले, इसीलिए मैं 15 दिन 20 दिन श्योर होती हूँ उस कंपनी में, हर तरह की मार्केट कंडीशन पे उस कंपनी के शेयर को नाप तोल के तभी एंट्री करती हूँ कि, और मैं मतलब ऐसा हुआ नहीं आज तक कि इधर रिसेंटली जब से मैंने बहुत एक्टिवली शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट करना शुरू हुआ है ना, लगभग पिछले 1 साल भर से तो ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे किसी भी शेयर में एंट्री करने के बाद वो शेयर 30% का लॉस दिखा रहा है। थोड़ा बहुत लॉस में जा सकता है, कोई बात नहीं, वो रिकवर भी कर जाता है तुरंत ही, लेकिन 30% लॉस पे जाके और वो 4 साल तक लॉस में पड़ा रहे, ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं सर। वही वाली बात है, जिस दिन सर पे छत आके गिरेगी उस दिन सोच लेंगे क्या करना है। मतलब जिस दिन कभी ऐसा होगा, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं 99%, फिर भी 1% शेयर मार्केट है, कुछ ऐसा हो जाता है तो उस दिन सोचेंगे। अभी तक तो सर देखो, हमारे एज ग्रुप की यही प्रॉब्लम है कि अनावश्यक रूप से ना दिमागी बुखार हम लोग पालते नहीं है, जो बहुत प्रैक्टिकल रहते हैं हम लोग, ठीक है। मुझे नहीं पता आप किस एज ग्रुप के हैं, और आपकी बातों को देख के मुझे लगा ऐसा कि आप 45 से 60 ईयर एज ग्रुप के होते हैं, हो सकते हैं शायद, क्योंकि मेरे पापा है ना, वो इस तरह की बातें किया करते हैं कि तेरा सारा पैसा डूब जाएगा, तू अपना डीमैट अकाउंट बंद करा दे, तू सारे शेयर बेच ले, तू एफडी करा दे, तू ये कर ले, तू टीचिंग कर ले, तू स्कूल में नौकरी कर ले, वो करते रहते हैं इस तरह की बातें। तो आपकी बातें ना बहुत सारी मेरे उनसे मतलब मैच करती हैं, मेरे पिताजी से। वही कहते हैं कि तेरा तेरा सारा पैसा एक दिन डूब जाएगा और तेरे को लॉस हो जाएगा, तेरे को ये हो जाएगा, तेरे को हो जाएगा। तो सर जिस दिन होगा उस दिन देख लेंगे, अभी तक तो हुआ नहीं। और बस एंट्री करने से पहले पूरी कोशिश करती हूँ कि ऐसी कंपनीज में एंट्री ना करूं जहाँ पे उम्मीद हो कि मेरे एंट्री के बाद ये शेयर इतने गंदे लॉस पे जा सकता है। और अगर जाता भी है कोई ना, तो हम वहाँ पे प्रॉपर सर एवरेजिंग की स्ट्रेटजी बनाते हैं, अपने बाइंग प्राइस को नीचे लेके आते हैं, और जब चाल आने वाली होती है ना बढ़िया, तो फिर उसमें और पैसा लगाते हैं और अपना प्रॉफिट परसेंटेज वहां से लेके निकलते हैं। मैंने आपको बता भी दिया, मैं किसी भी शेयर से अपना प्रॉफिट का हिस्सा लेके जरूर निकलती हूँ, ठीक है। मैं कहीं भी किसी भी कंपनी में अपने प्रॉफिट का हिस्सा नहीं छोड़ती जहां मैं पर्सनली इन्वेस्टेड रहती हूँ, तो मैं ऐसी ही हूँ। और अगर मेरी बातें आपको हर्ट, हो सकता है मेरी बातें आपके हर्ट करी हो, आपको हर्ट करने के लिए उद्देश्य से मैंने कुछ भी नहीं बोला था। मुझे नहीं पता आप कौन है, आप लड़की हैं, आप लड़के हैं, आप किस एज ग्रुप के हैं, लेकिन हाँ, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप डरते बहुत हैं। तो मैं बस ये कहूंगी सर, डर मतलब शेयर मार्केट में अगर आप डर के काम करेंगे ना, दोनों ही चीजों से आप नहीं काम कर पाएंगे। या तो आप डर के, या आप ओवर एक्साइटेड होके, ओवर एनर्जेटिक होके, एंग्जाइटी लाके अगर काम करेंगे शेयर मार्केट में, तो भी आपको लॉस होगा, और आप डर के काम करेंगे तो भी आपको लॉस होगा। एक मेंटल बैलेंस सबसे ज्यादा जरूरी, जो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, इन सबसे ज्यादा जो काम आएगा ना, वो आपको आपका मेंटल बैलेंस काम आएगा। आपको एक बहुत ही तीखी रणनीति के साथ में और एक बहुत ही स्टेबल माइंड के साथ में यहाँ काम करना होगा, तभी आप शेयर मार्केट से पैसा कमा के ले जा पाएंगे। क्योंकि हमारे अगेंस्ट बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस, ऑपरेटर्स, ट्रेडर्स,
वो लोग बैठे हैं और उनके जेब में से पैसा खींच के लेके आ पाना, उनके प्रॉफिट में से अपना प्रॉफिट खींच के लेके आ पाना, ये थोड़ा सा ना सर एक मतलब वो उसका काम है, करेज का काम है। ठीक है, तो करेज के साथ ही आपको मेंटल बैलेंस के साथ भी काम करना पड़ता है। नहीं तो यहाँ शेयर मार्केट में ना सर बहुत बड़े बड़े शेर, भालू, चीते, टाइगर, पता नहीं क्या क्या है, और वो आपको खाने के लिए ऑल द टाइम बैठे रहते हैं। उनसे बचने के लिए आपको बहुत तरीके से, बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है। बस इतना ही कहूंगी, और मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। ठीक है, वैसे मेरी बातें बड़े लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आती, जिनकी भी एज 50 साल से ऊपर हो जाती है ना, उन लोगों को मेरी बातें कुछ कम समझ में आती हैं। ठीक है, लेकिन इट्स ओके, और मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ कर देना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। और मैं दूसरे अपने उसमें बताऊंगी मेरे पोर्टफोलियो की हालत क्या चल रही है, और मैं कहाँ कहाँ से चीजें एग्जिट कर रही हूँ, कहाँ कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करी है, वो मैं आपको अपने पोर्टफोलियो की अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में अपडेट देती हूँ। ठीक है, सो टेक केयर, टाटा, बाय बाय।